सभी को नमस्कार। जब हम लोग क्लास 6 में थे तो एक किताब हमारे यहाँ हिंदी में पढ़ाई जाती थी, सरस भारती। उसमें रश्मि रथी का एक छोटा-सा पार्ट जो है वो दिया गया था। हमने और आपने सबने दिनकर जी की वो कविता को खूब अच्छे से पढ़ा है और कई-कई बार सुना है। वर्षों तक वन में घूम-घूम बाघा विघ्नों को चूम-चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और दिखर। उसी क्रम में लास्ट में एक लाइन है जो कि मतलब मुझे लगता है जीवन की सार्थकता को और उपयोगी बनाने वाला है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हम लोग को हिंदी जो पढ़ाते थे, उन गुरुजी का नाम अरविंद मिश्रा सर था। उन्होंने कहा इस पूरी कविता में कुछ याद रहे चाहे न रहे, लेकिन ये 2 लाइन अगर तुमने जीवन में याद कर लिया, तो जीवन में सदैव सफल रहोगे। हम सब ने कोशिश की है कि उसको याद रखें और उसके पद चिन्हों पे चले भी। पर दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जीवन उतना भी आसान नहीं है जितना आसान वो समझते हैं। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सीधे मूल विषय पे आ जाता हूँ। टीवी पे एक ही समाचार चल रहा है और वो समाचार क्या है उससे हम और आप सब भिज्ञ हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड। प्रेम बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति है। रसखान को हम सब ने हाई स्कूल और इंटर में पढ़ा हुआ है। हम सब उनके बहुत अच्छे और बहुत क्या कहते हैं गंभीर श्रोता भी रहे हैं। प्रेम पे हमारे यहाँ बॉलीवुड हॉलीवुड ने ढेर सारी पिक्चरें बनाए हैं और उनके ढेर सारे प्रशंसक भी रहे हैं। प्रेम मीरा ने भी किया था और प्रेम राधा ने भी किया था। अमर मीरा भी है और अमर राधा भी हैं। प्रेम कालिदास ने भी किया था श्री राम से। लेकिन मैं फिर कहूँगा यहाँ मैं आध्यात्मिक नहीं होना चाहता। पर जिस तरह के प्रेम की अभिव्यक्ति आजकल टीवी पे दिख रही है, वो कतई प्रेम को सहज रूप में दिखाने के लिए उचित नहीं है। हम क्या देख रहे हैं प्रेम में? हम क्या देना चाह रहे हैं समाज को? प्रेम में हमें राजा रघुवंशी की हत्या दिखती है। प्रेम में हमें वो जो लंदन से लड़का आया था सौरभ, उसकी हत्या दिखती है। प्रेम में हमें सांप फेंक करके बिस्तर पे रात में डसवा करके मारने की हत्या दिखती है। प्रेम में दिखता है कि एक माँ अपने 9 साल की बच्ची के का बलात्कार लगातार करवाती है अपने प्रेमी से और अंत में हत्या हो जाती है। ये प्रेम है। हम यही वो फ़िल्मों में बनता था हीर रांझा वीर जारा, इस तरह के हम वही देना चाह रहे हैं। हम मन में ये ख़्याल हमेशा रखते हैं कि हमारा भी प्रेम अमर हो, तो क्या ऐसा प्रेम अमर होने के लिए हम सारी कोशिशें कर रहे हैं? मुझे लगता है कि नहीं, कतई नहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही अनुचित है। जब हम लोग छोटे थे और जिन स्कूलों में पढ़ते थे, मुझे याद है मैं क्लास 5th तक एक चिल्ड्रन गाइड स्कूल है जौनपुर मड़ियाहू में। मड़ियाहू में रहने वाले लोग उस विद्यालय को अच्छे से जानते हैं। मेरी स्कूली शिक्षा 5 तक की वहीं पे हुई है। तो फ्राइडे को वहाँ पे ड्रेस कोड था, वाइट पैंट, वाइट शर्ट और वाइट शूज कपड़े वाला। थर्सडे को प्रतिदिन वहाँ पे सुबेरे 10 से 15 मिनट का एक्सरसाइज होता था। एक्सरसाइज होने के अलावा नैतिक शिक्षा की एक क्लास होती थी। 5 के बाद फिर क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक मैंने नेहरू बाल उद्यान जौनपुर में पढ़ाई की, भूपत पट्टी। जौनपुर के हमारे मित्र जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस बात को मतलब अगर आपको याद हो 96 से सन 2000 का दौर, 2002 का दौर जब हम लोग वहाँ पे पढ़ाई लिखाई किए हैं। हमारे यहाँ एक जब भी कोई क्लास खाली होती थी, तो उस क्लास में या तो अच्छी कविताएँ मतलब टीचर की नहीं आया है तो छुट्टी होगी, तो या तो कभी-कभी हम प्रिंसिपल से परमिशन लेकर के ग्राउंड में चले जाते थे खेलने और या तो हमारी कोई एक टीचर जो एक्स्ट्रा है खाली है वो आता था, वो अंताक्षरी कराता था। तो अंताक्षरी में हम कई बार श्लोक का हमें कहना होता था, कई बार हम कविता का पाठ करते थे, कई बार हम चुटकुले सुनाते थे, कई बार हम नैतिक शिक्षा की बातें करते थे। हम कई बार इंग्लिश वोकैब्युलरी का उपयोग करके इंग्लिश की वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता था। पर क्या आपको लगता है कि आज ये हो रहा है? इवन जब सवेरे प्रार्थना होती थी, प्रार्थना होने के बाद क्लास का कोई एक बच्चा पूरे मैदान में खड़े होकर के नैतिक शिक्षा की कोई न कोई बात करता था। पर आज इंग्लिश मीडियम स्कूलों के ज़माने में ये सब चीज़ें ज़ीरो हो चुकी हैं। इस तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। अगर ध्यान किसी का है किसी चीज़ पे, तो वही जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, रील्स पे है। अगर किसी का कोई ध्यान है तो वो किस पे है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे है। अगर किसी का ध्यान है तो वो किस पे है, आईपीएल पे है। और साहब
मुझे लगता है सबसे ध्यान ज़्यादा तो मोबाइल पे ही है। अगर हमने आज अपनी पीढ़ी को यहाँ से नहीं बचाया, तो विश्वास मानिए, जो हम बार-बार इस चीज़ की चर्चा करते हैं, कलयुग, 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 कि ये तो कलयुग की शुरुआत है। अभी उसका विभत्स रूप तो बचा हुआ है। विश्वास मानिए, उसको आते ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एक चीज़ तो है, एक चीज़ के लिए तो ईश्वर का धन्यवाद देना बनता है। मुझे लगता है कि इस धरती का सबसे खूबसूरत समय जो है, वो 1990 का दौर है। और हम ईश्वर के हमेशा इस बात के लिए आभारी रहेंगे कि आपने हमें 1990 के दौर में इस पृथ्वी पे आने का अवसर दिया। हमने सब कुछ देखा है। हो सकता है जो चीज़ें हम देख लिए हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को स्थानांतरित ना कर पाएँ। हमने देखा है गाँव का संघर्ष भी, हमने देखा है शहर का वैभव भी। हमने देखा है ग्लैमर भी, और हमने देखा है त्याग और तपस्या भी। पर मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों से अनजान होगी, और निश्चित रूप से अनजान होगी। और अनजान होने की एक वजह भी है। निश्चित रूप से हम लोग ये बचपन में पढ़ते आए हैं कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान। और निश्चित रूप से मैं फिर इस बात को मानता हूँ कि वो वरदान ही है। क्यों? क्योंकि विज्ञान और हिंदुत्व दोनों एक ही शैली पे चलते हैं। पर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है विलासिता में। दिक्कत आ रही है हमारे और आपके सोच के अंतर में। दिक्कत आ रही है हमारे आलस्य में। दिक्कत है हमारी नैतिकता में। हमको तो हम सिर्फ़ इस बात की शिकायत करते हैं अपने आने वाली पीढ़ी से कि बचपन में हमारे पिता ने हमें ये सिखाया, ये सिखाया, ये सिखाया, और तुम लोग कितने नालायक और बदतमीज़ हो। तो भैया, आप हम लोग ठीक हैं। अब ये कहने के अधिकारी हम नहीं रह गए। मुझे जो लगता है कि ये आपकी भी नैतिक ज़िम्मेदारी है कि अगर आपके पिता ने, आपकी माता ने, आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको सिखाया है, तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को ज़रूर सिखाएँ। पर हम तो व्यस्त हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये व्यस्तता नाजायज़ है। स्वाभाविक है, पहले खेती होती थी, घर में 10 लोग होते थे, तो बच्चों के लिए समय देने वाले 4-5 लोग हो ही जाते थे, क्योंकि एक आदमी कमाता था और 10 लोग खाते थे। पर वो दौर अब बीत चुका है। मैं अपने ही कुछ बड़े करीबी लोग को देखता हूँ जो चाहते हैं कि शादी ऐसी लड़की से हो जो कमाने वाली हो। विश्वास मानिए, अच्छा है, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, पर विश्वास मानिए, आने वाली पीढ़ी को आप बहुत कुछ खोने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों का साथ वैसे भी नहीं रह गया है, तो कम से कम पत्नी को तो बच्चों के लिए छोड़ दें। अगर हम अब नहीं सुधरे तो विश्वास मानिए, बड़ा ही भयावह रूप हमें देखने को मिलेगा। हम अगर बार-बार ये सोचते, कई बार मन में ये ख्याल आता है कि मॉडर्निटी कहाँ तक? आखिर अमेरिका भी तो इसी स्तर पे है ना? लेकिन इस बात को मत भूलिएगा कि हमेशा विकास का क्रम पिछली पिछले क्रम की तुलना में तेज़ी से चलता है। आपको याद होगा कि 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ, 1947 में हम आज़ाद हुए, और 1949 में चाइना आज़ाद हुआ। पर जितनी प्रगति प्रगति अमेरिका ने 200-250 सालों में की है, उससे कम प्रगति चीन ने पिछले 75 सालों में नहीं की है। इसका मतलब उनका 2.5 साल और चाइना का 75 साल बराबर हो गया। तो आप इस भ्रम से बाहर निकल जाइए कि अभी तो हमें आज़ाद हुए 50, 60, 70, 80, 90 साल, 70 साल, 77 साल हुए हैं। हमारा आने वाला कल बहुत ही भयावह है। हमें कुछ चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा। हम विज्ञान के समर्थक हैं, प्लस हम नैतिकता के भी समर्थक हैं। अगर आज आपने स्कूली शिक्षा में बदलाव नहीं किया, आपने अगर आज, अच्छा, मुझे एक चीज़ और कहनी है, वो बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, मुझे एक चीज़ और कहनी है, मुझे ध्यान में आ गया। सामान्य रूप से ये जो इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, जैसे अभी शिलांग में घटना हुई है, जिस तरह से क्या कहते हैं, वहाँ पे मेरठ में घटना हुई थी, जिस तरह से वो साँप वाली घटना हुई थी, इसमें लड़के का क्या दोष था? आदमी भरोसा किस पे करे? लोग कहते हैं कि जीवन के अंत में आपका साथ देने वाले सिर्फ़ 2 मिलेंगे। सिर्फ़ 2 लोग हैं जो जीवन में आपका साथ देंगे। एक पत्नी, दूसरे बच्चे। ऐसी पत्नियाँ साथ देंगी? क्या जानते हैं आप किसी के सूरत और सीरत के बारे में? हाँ? लव मैरिज करो तो खराब, अरेंज मैरिज करो तो नियत नहीं पता। ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है, मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें ना दोष लड़के का होता है, ना लड़की का। इसमें दोष ना अरेंज मैरिज का होता है, ना लव मैरिज का। इसमें दोष अगर किसी चीज़ का है तो वो नैतिकता का है। इसमें दोष अगर किसी चीज़ का है तो उसमें शिक्षा पद्धति का है। इसमें दोष अगर किसी का है तो उसमें उन माता-पिता का है जिन्होंने अपने बच्चों को शाम को 1 घंटे नहीं बैठा के समझाया कि बेटा उचित क्या है और अनुचित क्या है।
जिस दिन आपके बच्चे को आपके सिकन दिखने लगेगी ना, वो समझ जाएगा, इस सिकन को आपके पढ़ लेगा, उस दिन बच्चा कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा। पर दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य ये है कि आप इस माथे की सिकन को हमेशा उसे छुपा के रखते हैं। पर दुर्भाग्य क्या है कि आप घर उस वक्त पहुंचते हैं जब बच्चा सो जाता है। दुर्भाग्य क्या है कि आपकी पत्नी या आप खुद अपने बच्चे के साथ 1 घंटे अलग से नहीं बिताते हैं। दुर्भाग्य ये है। तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। सारा दोष आप बच्चों पे नहीं दे सकते हैं। मुझे खान सर की एक बात बहुत अच्छी लगती है, स्वतंत्रता तब तक हमने पढ़ा भी था कि किसी की भी स्वतंत्रता तब तक अच्छी है जब तक वो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक ना बने। खान सर ने एक चीज़ कही कि मॉडर्निटी के चक्कर में आजकल जिस तरह से लोग ऊट-पटांग चीज़ें कर रहे हैं, कपड़े पहनना ये वो, और उस पे जब लड़के कुछ बोल देते हैं तो लड़कियां कहती हैं कि मैं पहनती हूँ तो तुम्हारा क्या जाता है। तो खान सर ने एक बड़ी ऊंची बात कही। उन्होंने कहा कि यदि आपके कुछ भी पहनावे, पहनने या जो भी आप करती हैं उस पे हमें करने का, बोलने का हक नहीं है, तो हम आपके बारे में सुपर्णखा सोचते हैं या सीता, ये कहने या इस पे कमेंट करने का अधिकार भी आपको नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे हर माँ बाप से ये अपील है कि वो बदलाव करें अपनी जीवन पद्धति में। बच्चों में जो बदलाव होना होगा होगा, देखेंगे हम उसे किसी और स्तर पे जाके करेंगे, लेकिन सबसे पहले माँ बाप को अपने जीवन स्तर में लाना पड़ेगा सुधार। अगर आप सुधार नहीं लाएंगे तो ऐसे जैसे एक राजा रघुवंशी की हत्या हुई है, ऐसे न जाने कितना राजा रघुवंशियों की हत्या रोज हो रही है, हमें पता ही नहीं चलता है। कोई एक एक न्यूज बन गई इसलिए हम जान गए, जो चीज़ें न्यूज नहीं बन जाती हैं वो छुपी रह जाती हैं। ये तनाव नहीं है, ये संकट नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी समस्या है, और सिर्फ इस देश की समस्या नहीं है, ये देश पूरे दुनिया की है। हम इतने भी कमज़ोर नहीं हो सकते हैं कि हम हावी होने दें कलयुग को। वैसे भी हम लोगों ने कहीं हमने किसी शायर को सुना था, और आजकल तो बड़ा फेमस हो गया है, कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। हम रण से भागने वाले लोगों में से तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि हम संघर्ष को सही तरीके से जिएंगे। संघर्ष से हम भागते नहीं हैं, लेकिन समस्या कहाँ है उसके जड़ तक जाने की आवश्यकता हम सबको है। मैं फिर से ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हम उस पीढ़ी, उस दशक की पीढ़ी है जिस दशक ने इस धरती का सबसे स्वर्णिम युग देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।